2024 का चुनाव नज़दीक है और ठीक उससे पहले 2023 में कुछ बड़े राज्यों के भी चुनाव होने वाले हैं और ऐसे में केंद्र की सरकार और केंद्र में बीजेपी की सरकार ने फिर से एक बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया है। यूँ कहें कि एक मास्टर स्ट्रोक खेल दिया है और उस मुद्दे पर अभी सभी जगह चर्चा हो रही है। कई तरीके से ड्राफ्ट बनाए जा रहे हैं, कई तरह से लोगों के रिएक्शंस लिए जा रहे हैं, लोगों की प्रतिक्रियाओं को देखा जा रहा है, लोगों से उनके सुझाव मांगे गए हैं और वो क्या सोचते हैं इस बारे में, इस पर चर्चा हो रही है। जी हाँ, तो आप ठीक समझ रहे हैं, मैं एक ऐसे मुद्दे की बात कर रहा हूँ जो कि चर्चा का विषय बना हुआ है और एक तरह से मोदी जी का मास्टर स्ट्रोक भी कह सकते हैं, जो कि अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने एक भाषण में भी इसकी चर्चा कर दी है। जी हाँ, ठीक समझ रहे हैं आप, मैं बात कर रहा हूँ यूसीसी की। तो आज जानते हैं यूसीसी के बारे में। यूसीसी है क्या? यूसीसी अर्थात यूनिफॉर्म सिविल कोड, एक समान नागरिक संहिता। इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि एक देश एक कानून, वन नेशन वन लॉ, ये भी कह सकते हैं। जैसे वन नेशन वन टैक्स आया है, ठीक ऐसे ही वन नेशन वन लॉ भी कह सकते हैं। यूसीसी काम कहाँ करेगा? तो यूसीसी का जो सबसे ज़्यादा लाभ होगा वो होगा मैरिज, विवाह जैसे क्षेत्रों में। विवाह के बाद हम कह सकते हैं कि तलाक, डिवोर्स जैसे मुद्दों में। उसके बाद हम कह सकते हैं भरण पोषण अर्थात एलिमनी, जिसको एलिमनी कहते हैं, एलिमनी जिसको हम भत्ता भी कहते हैं, भरण पोषण भत्ता भी कहते हैं, उस मुद्दे में। और इसके बाद विरासत, जिसको हम हेरिटेज कहते हैं, विरासत जैसे मुद्दों में। उसके बाद बच्चों को गोद लेने की जो प्रक्रिया है, जिसको हम एडॉप्टेशन कहते हैं, इन सारी जगहों पर ये काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और अब आगे बात करते हैं कि आपको ये बात हैरान भी कर रही होगी कि भाई क्या अब तक इन सब चीज़ों के लिए हमारे भारत जैसे विशाल देश में एक कानून नहीं था जो सभी धर्मों और संप्रदायों पर लागू होता? तो जी बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं आप, अभी तक हमारे यहाँ ऐसा कानून नहीं है जो कि सभी धर्मों और संप्रदायों पर एक जैसा लागू होता हो। तो इसको ऐसे समझिए कि अलग अलग विभिन्न संप्रदायों और पंथों में जो चल रहा है कि उनके धार्मिक ग्रंथ के आधार पर इस तरह के कानून लागू हैं और वहाँ उसी तरीके से काम होता है। और संविधान का अनुच्छेद 25-28 भी इस बात को कहता है कि आप अपनी धार्मिक स्वतंत्रता के लिए का अधिकार है आपको और आप इन चीज़ों को करने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 44 में 44 में भाग 4 अर्थात पार्ट 4 के जो आपका सेक्शन 44 है, उसमें ये बात कही गई है कि सभी पूरे देश में एक जैसा कानून हो, सभी के लिए नीति निर्देशक तत्व एक जैसा हो, ऐसे होना चाहिए। तो इसी के ऊपर अभी चर्चा चल रही है। अब हम बात करते हैं कि जब आप देखेंगे पीछे जब अंग्रेज़ों का शासन था तो अंग्रेज़ों ने काफ़ी सारे कानून बनाए, लेकिन इस तरह के जो विवादित थे उनको लगा कि इस तरह के घरेलू क्षेत्रों में अगर हम कोई कानून बनाते हैं तो उससे हो सकता है कि बहुत सारे जो समुदाय है नाराज़ हो जाएंगे, तो वो उनका विरोध नहीं चाहते थे, इसीलिए उन्होंने उसको छोड़ दिया। लेकिन हमारे देश में उस समय गोवा में पुर्तगालियों का शासन था, तो पुर्तगालियों का शासन होने के कारण अंग्रेज़ों का जो कानून था वो हर जगह लागू नहीं हुआ। पुर्तगालियों ने गोवा में एक अलग कानून बनाया और वहाँ पर ये लागू हुआ और उस समय उसको गोवा नागरिक संहिता के रूप में जाना जाता था। तो ऐसे में आप समझ लीजिए कि गोवा हमारे देश का एकमात्र और पहला राज्य है जहाँ पर कि समान नागरिक संहिता लागू है। अब इसके बाद बात करते हैं कि आज़ादी के बाद क्या हुआ कि हमारे देश में हिंदू कोड बिल आया। हिंदू कोड बिल में कुछ धर्मों और संप्रदायों को शामिल किया गया, जिसमें से कि हिंदू,
बौद्ध, जैन और हिंदू, बौद्ध, जैन और सिख, इनको शामिल किया गया। और लेकिन ईसाइयों, पारसियों, यहूदियों और मुसलमानों की इससे छूट दी गई या इससे बाहर रखा गया। लेकिन आपको ये बात जानना चाहिए, बड़ा ही दिलचस्प है कि डॉक्टर अंबेडकर भी चाहते थे कि इस एक देश में एक समान कानून हो और सबके लिए अलग अलग ना हो, क्योंकि वो उनको पता था कि अगर सभी धर्मों का दबाव न्यायपालिका पर पड़ने लगेगा, सभी धर्मों के आधार पर अगर निर्णय होने लगेंगे तो न्यायपालिका के लिए काम करना, जुडिशरी के लिए काम करना आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में ऐसा हो कि ये सभी के लिए एक जैसा कानून हो। अब आप कहेंगे कि इससे लाभ क्या है, तो लाभ ये है, सबसे बड़ा लाभ जो समझ में आता है वो ये कि अलग अलग धर्मों के अलग अलग कानून के कारण हमारी जुडिशरी पर बहुत ज़्यादा दबाव है और बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं, तो इसका निपटारा जल्द हो सकेगा। दूसरा, जब देश में एक देश होगा, एक कानून होगा, तो सभी पर जब एक जैसे कानून लागू होंगे तो इससे देश में एकता बढ़ेगी, और जब देश में एकता बढ़ेगी, सभी लोग एकजुट होंगे, तो निश्चित रूप से वो देश तरक्की भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा। और एक मुद्दा और भी है, जैसे कि वोट बैंक की राजनीति। इसमें क्या है कि कई बार अलग अलग पार्टियां अलग अलग मजहबों के लिए अलग अलग तरह के वादे करती हैं, तो उस पर भी ब्रेक लग जाएगा। एक देश और एक कानून होने के कारण उनके लिए कोई अलग से स्पेशल वादे करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। तो ये भी एक बड़ी बात होगी। इससे जो राजनीति है देश की, वो उसकी दशा दिशा दोनों बदलेगी। अब हम बात करते हैं जो सबसे बड़ा लाभ है, वो है यहाँ पर महिलाओं के लिए। जो महिलाएं हमारी आबादी में 50% का हिस्सा रखती हैं, उनके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। खासकर अगर मैं बात करूं तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जैसे जो संस्थाएं हैं, जहां पर कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं के अधिकार सीमित हैं, तो उनको अधिकार मिल सकेगा और बराबरी का अधिकार मिलेगा। खासकर जैसे कि पिता की संपत्ति में अधिकार हो और गोद लेने की प्रक्रिया में अधिकार हो, तो उनमें उन्हें भी मदद मिलेगी। और खासकर विवाह जैसी जो परंपराएं उनके यहाँ चल रही है, उसमें भी उनको लाभ मिलेगा। तलाक जैसी जो चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं है, उसमें काफ़ी सारे सुधार देखने को मिलेंगे। तो इससे महिलाएं मजबूत होंगी, महिलाओं को बड़ा फायदा होगा। अभी हम बात करें कि ये कहाँ कहाँ लागू है एक समान नागरिक कानून, तो मैं आपको बता दूं कई देशों में लागू हैं, अमेरिका में, आयरलैंड में। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो हमारा पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, बांग्लादेश, वहाँ भी ये कानून लागू है। तो अब देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि विपक्षी पार्टियों के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला है इस मुद्दे पर सरकार को घेरना, क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जो बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी आने वाले चुनाव में। तो देखते हैं इस यूसीसी का क्या इम्पैक्ट पड़ता है।